नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एसपीसीएस ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल हिंदू स्कूल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। सेंट्रल हिंदू स्कूल का प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। और इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2-4% की कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके 2020 में आ सकते हैं या उससे मिलता जुलता भी आ सकता है, उससे मिलता जुलता भी आ सकता है। ठीक, तो आज हमारा टारगेट है कि 2019 के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको पूरी सॉल्व कराई जाए और आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए। तो इसमें 5 सेशन में डिवाइड किया गया है सेंट्रल हिंदू स्कूल के पेपर को। हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय की तैयारी करते होंगे उनके लिए हिंदी और गणित तो आसान होगा, लेकिन इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको सारी जानकारी देंगे, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सीएचएस विद्यालय, विद्या ज्ञान विद्यालय, सैनिक विद्यालय, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द ही हमारे साथ एसएससी, बैंक, रेलवे के टीचर भी जुड़ेंगे और वो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टारगेट है वो हमारा यह है कि आप सभी बच्चे जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा शायद होगी भी, तो परीक्षा कब होगी अभी ये निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी आप कर सकते हैं और उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पहला टॉपिक, हिंदी का। और इन सभी के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए सभी के लिए पर्टिकुलर अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा और एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जिसका नाम होगा 2019 सीएचएस सॉल्व पेपर। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं पहला टॉपिक, हिंदी का। तो हिंदी में पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया जब किसी कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो जब किसी कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे खाना, कर्ता खाना खा रहा है, कर्ता पानी पी रहा है, पीना, पीना, कर्ता रो रहा है तो रोना, कर्ता सो रहा है, सोना। ये आपकी क्या है? सभी क्रिया हैं। और इन्हीं क्रिया से अगर ये ना प्रत्यय को हटा दिया जाए, इन्हीं क्रिया से अगर ना प्रत्यय को हटा दिया जाए तो आपका बनता है धातु। मतलब खाना का धातु क्या हुआ? खा। पीने का धातु क्या हुआ? पी। रोने का धातु क्या हुआ? रो। और सोने का धातु क्या हुआ? सो। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रिया का मूल रूप आपका क्या होता है? धातु। जब धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, जब धातु में हम क्या करते हैं? ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो आपका क्या बनता है? क्रिया बनता है। जैसे धातु पढ़ है, और पढ़ है इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका क्रिया क्या बनेगा? पढ़ना। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो आपका क्या होता है? धातु होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्षणिक। क्षणिक शब्द का विलोम है। क्षणिक मतलब होता है जो क्षण भर के लिए हो। किसके लिए हो? क्षण भर के लिए। तो क्षण भर के लिए हो, उसका विलोम क्या होगा? जो कभी समाप्त ना हो। तो जो कभी समाप्त ना हो वो क्या होगा? शाश्वत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जान लीजिए बच्चों सभी कि हिंदी भाषा में स्वर के 3 भेद होते हैं
ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। और वो भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला भेद होता है आपका ह्रस्व, दूसरा भेद होता है दीर्घ, और तीसरा भेद होता है प्लुत। आपके जो स्वर होते हैं हिंदी भाषा में, उन्हें इन्हीं तीनों वर्गों में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। यही तीन आपके क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो कभी पूछे आपसे क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। वाक्य में जो और वो कौन से सर्वनाम है? तो देखिए, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए। जो किसके स्थान पर आए? संज्ञा के स्थान पर आए और संज्ञा के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे संज्ञा आपके क्या है? राम घर जाता है। अब राम के जगह हम इस संज्ञा को हटाकर अब इसके जगह हम सर्वनाम का यूज कर दें, राम के जगह वह घर जाता है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये संज्ञा के बारे में ही बता रहा है। तो जब संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बारे में बताने के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो और वो आपके क्या है? सर्वनाम है। अगर जो की जगह मैं कोई नाम रख दूं जैसे राम, और वो की जगह नाम रख दूं जैसे राम, तो राम अगर मेहनत करेगा तो राम अवश्य सफल होगा। उसी तरह जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, अगर राम मेहनत नहीं करेगा तो राम सफल नहीं होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, मेहनत करने वाला पार्ट, वो डिपेंड करता है आपके सफल होने पर। मतलब अगर मेहनत करेगा तो सफल होगा, नहीं करेगा तो नहीं सफल होगा। तो एक दूसरे के से क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। तो जब कोई सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एक मुहावरा। मुहावरा क्या है? छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो सबसे पहले हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं ताकि समझ में आए। जैसे टीम ए ने टीम बी के क्रिकेट मैच में छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा छुड़ा दिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, टीम ए जो है टीम बी का क्रिकेट मैच में जीत जाना नहीं, छलांगे लगाना नहीं, बुरी तरह पराजित करना, मतलब टीम ए ने टीम बी को क्रिकेट मैच में बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह पराजित करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो या तो आप भाववाचक संज्ञा ढूंढ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, या फिर कोई डिफरेंट संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी ढूंढ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये मिठाई है। और मिठाई क्या होती है? आपकी जाति होती है। मिठाई क्या होती है? जाति। तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। मिठाई जाति कैसे होती है? क्योंकि ये मिठाइयों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इस जाति में क्या आ सकते हैं? लड्डू आ सकते हैं, इस जाति में पेड़ा आ सकता है, इस जाति में आपका क्या कहते हैं, बर्फ़ी आ सकती है, इस जाति में आपका जामुन आ सकता है, बहुत सारी मिठाइयाँ आ सकती हैं। तो ये किसको, मिठाई किसको डिनोट कर रही है? जाति को, कॉमन नाउन को। मिठाई किसको डिनोट कर रही है? कॉमन नाउन को। और चतुराई, चतुराई किसी भी व्यक्ति का चतुराई उसका गुण होता है। तो ये जब कोई भी संज्ञा किसी व्यक्ति का गुण, दोष इत्यादि बताए, वो क्या होता है? उसका भाव इत्यादि बताए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भलाई क्या है? गुण है, तो ये क्या है? भाववाचक। लंबाई क्या है? गुण है, वो क्या है? भाववाचक। गुण दोष भाव प्रकट करता है, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये कॉमन नाउन है, बाकी तीनों भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये डिफरेंट है, मतलब भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वायु का पर्यायवाची है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची हम जानते हैं कि क्या क्या
होता है। तो वायु का पहला पर्यायवाची होता है पवन, दूसरा होता है बयार, तीसरा होता है मारुत, चौथा होता है हवा, पांचवा होता है अनिल। तो देखिए इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन मिल रहा है वायु के पर्यायवाची में, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो वायु का पर्यायवाची कौन सा होगा? अनिल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए किसका पर्यायवाची है? अनल, आग का पर्यायवाची है। अगर बात करें सलिल की, तो सलिल आपका जल का पर्यायवाची है। और अगर बात करें अंबर की, तो अंबर आपका बादल का पर्यायवाची है। ठीक। अगर आपको हवा का पर्यायवाची न याद हो, तो आप शेष 3 ऑप्शन को देख सकते हैं और उसमें डिफरेंट देख सकते हैं कि कौन किसका पर्यायवाची है, और इस तरीके से आप छांट सकते हैं। बचा हुआ ऑप्शन आपका पक्का वायु का पर्यायवाची होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? दोपहर में प्रयुक्त समास है। देखिए समास के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समास छाट सकते हैं। अगर आप समास के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप समास को नहीं छाट पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि समास होता क्या है। तो समास में पहला द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में आपका क्या आता है? योजक चिन्ह। द्वंद्व समास में आपका क्या आता है? योजक चिन्ह, या और आ जाए या फिर या आ जाए। जैसे माता और पिता, या माता या पिता, और ये आपका योजक चिन्ह, ये इसको पहचानने का तरीका होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा जो पद होता है वो आपका प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक। और तत्पुरुष समास में एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो कि आप इसमें कर्ता और संबोधन, तत्पुरुष समास में आप क्या? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों का यूज होता है। शेष सभी कारकों का क्या होता है? यूज होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो विद्यालय, विद्यालय आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। तो विद्यालय का अगर हम विग्रह करते हैं तो विद्याधन आलय, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, या इसमें यूँ कहें विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर देखिए आप के लिए किसका कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक है के लिए? संप्रदान कारक। ठीक। तो जब भी आप तत्पुरुष समास का यूज करेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई कारक मिलेगा, और वो कारक क्या हो सकता है? कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष कोई भी कारक होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। अगर दूसरा बात करें राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जन्म आंध, जन्म आंध मतलब जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। तो इसमें देखिए का आ रहा है, का के की रा रे री संबंध को दिखा रहा है। से आ रहा है, ये करण या आपादान में से कोई एक होगा। जन्म से अंधा है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा? करण होगा। ठीक। चलिए अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसको मिटा देता हूँ। तो कर्मधारय समास में क्या होता है आपका कि दोनों पद जो होते हैं वो समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। अब भैया जब दोनों प्रधान हैं तो कैसे हम समझेंगे? तो देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन पहला पद आपका विशेषण होता है। पहला पद आपका क्या होता है? विशेषण। और दूसरा पद जो है वो आपका विशेष्य होता है। ठीक। और यहाँ पर विशेष्य को आप संज्ञा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो विशेष्य होता है वो संज्ञा होता है। विशेष्य क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताता है।
विशेषण की विशेषता बताता है। और विशेषण किसकी बताता है? संज्ञा की। ठीक, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। तो यहाँ आप विशेष्य को संज्ञा के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर तो लंबा धन उदर। ठीक। अब कर्मधारय समास का एक और गुण होता है, या दोष यूं कहें कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब हम विग्रह करते हैं तो कोई नया शब्द नहीं मिलता, तो कोई नया शब्द नहीं मिलता, तो कोई नया शब्द नहीं मिलता। जैसे लंबोदर तो लंबा उदर, लंबोदर लंबा उदर। लंबा मतलब ये विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति का उदर कैसा है? लंबा है। और उदर आपके क्या है? विशेष्य है। इसको आप संज्ञा भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं द्विगु समास की तरफ। तो द्विगु समास को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें दो पद होते हैं। हर एक समास का विग्रह करेंगे तो दो पद निकलेगा, पहला और दूसरा। पहला पद द्विगु में हमेशा क्या होगा? नंबर होगा। पहला पद हमेशा नंबर होगा और दूसरा किसी समूह को दिखाएगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो दो पहर को ही समझते हैं, तो इसको दो धन पहर। अब देखिए दो किसको दिखा रहा है? नंबर को, संख्या को। अब पहर, इसको हम कहेंगे पहर, पहरों का समूह। इसको हम क्या कहेंगे? पहरों का समूह। जोड़ेंगे तो आएगा दो पहरों का समूह। पहरों का समूह क्या कहलाता है? दोपहर। तो आपका दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि ये चारों शब्द हैं क्या हैं, कौन कौन से, और इसके उदाहरण एक एक देखेंगे। ठीक। तो देखिए तत्सम जो होते हैं वो हूबहू संस्कृत के शब्द होते हैं। कैसे, किसके शब्द होते हैं? संस्कृत के हूबहू शब्द। हूबहू शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। सीधी सी बात, छोटे में आप ये समझ लीजिए, संस्कृत के हूबहू शब्द तत्सम। संस्कृत में थोड़ा सा बदलाव, संस्कृत में थोड़ा सा बदलाव, कितना बदलाव? बहुत थोड़ा सा बदलाव, वो आपका क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारी बोलियों से आते हैं, जो हमारी बोलियों से निकलते हैं, खड़ी बोली, भोजपुरी बोली, इन सभी से निकलते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। और संकर शब्द दो भाषाओं का योग, जो दो भाषाओं का मिला के, दो भाषाओं को मिलाकर बनता है, दो भाषाओं को मिलाकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। तो तत्सम शब्द आपका जो हुबहू होता है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये होता है कुंभकार। कुंभकार आपका क्या है? तत्सम शब्द है। और अगर इसी का देखें तद्भव शब्द, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कुम्हार। ठीक। जो हमारी बोलियों से निकलते हैं वो देशज शब्द होते हैं, जैसे थाली, जैसे लोटा, जैसे कटोरी, ये सब। और दो शब्दों को मिलाकर, जैसे हिंदी का कोई शब्द ले लिया गया और अंग्रेजी का कोई शब्द ले लिया गया, उसको मिलाकर एक शब्द बना दिया गया, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है संकर शब्द। जैसे हिंदी का आप ले लिए रेल और अंग्रेजी का ले लिए गाड़ी, और मिला दिए भैया, बना दिए रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। तो ये आपका क्या है? संकर शब्द है। तो इसमें कुम्हार किस प्रकार के शब्द में आता है? तो कुम्हार आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। तो तपस्वी जो है एक पुल्लिंग शब्द है, और तपस्वी का होता है तपस्विनी। तपस्विनी, तो ये क्या है? तपस्वनी, ये नहीं होगा। तपस्विनी, ये भी नहीं होगा। इसका मीनिंग गलत आ रहा है पढ़ने पर। ये तपस्विनी, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दशक शब्द का अर्थ है। दशक मतलब होता है 10 वर्ष, तो दशक शब्द का अर्थ होगा 10 वर्षों की अवधि। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बोलेगा 100 वर्षों के मतलब 100 वर्षों की अवधि को क्या कहते हैं? ये या तो इसको कहते हैं सती।
सती मतलब 100 वर्ष। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कर्ता कारक का चिन्ह है। तो आइए आप सभी को कारक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कारक कितने होते हैं? कारक की संख्या होती है 8, ये याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कारक की संख्या कितनी होती है। तो कारक की संख्या 8 होती है। कौन कौन से कारक होते हैं? तो पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है आपादान कारक, छठवां होता है अधिकरण, सातवां होता है संबंध और आठवां होता है संबोधन। ये आपके 8 कारक होते हैं। तो कर्ता के अंदर क्या आता है? कर्ता के अंदर आता है ने, कर्म के अंदर आता है को, करण के अंदर आता है से, लेकिन ये से होता है लगाव या मिलाप अर्थ के लिए। संप्रदान के में आता है के लिए, अपदान में आता है से, लेकिन ये बिलगाव के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से फल गिरा, अलग हो रहा है तो वहाँ पे अपदान होगा। ठीक, अधिकरण में होता है में, पय और पर, ये 3 होते हैं। संबंध में होता है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। संबोधन में होता है हे, ओ, इसमें सभी में संबोधन का चिन्ह होता है ये वाला। फिर होता है अहो, फिर होता है अरे, फिर होता है ओह। ठीक, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाया में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगती है, किसी वाक्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगती है, तो वो दिखाता है अनुप्रास अलंकार को। अलंकार को समझने के लिए पहले अलंकार के बारे में आपको जानना होगा कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक, अलंकार के बारे में एक्सप्लेन से पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदी की जो वीडियो आएगी, वीडियो सीरीज, उसमें अलंकार, संधि, समास, तद्भव, तत्सम, संकर, ये सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 2019 का सॉल्व पेपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बता दें। तो तरुणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाया, इसमें त की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये किसको दिखा रहा है? अनुप्रास अलंकार को। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्न में अर्थालंकार कौन है? निम्न में अर्थालंकार कौन है? तो आप अगर जानते होंगे तो आप बता सकते हैं निम्न में अर्थालंकार कौन है। तो इसमें अर्थालंकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछ दे तीसरा यही सेम क्वेश्चन कि निम्न में शब्दालंकार कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए भी सेम यही आंसर होगा। ये जो अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये आपके तीनों क्या है? शब्दालंकार है। और जो शेष बचा उपमा अलंकार, ये आपका क्या है? अर्थालंकार में आता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बने, इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के आश्रम का क्या नाम है? ये थोड़ा जीके का प्रश्न आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो गांधी जी के आश्रम का क्या नाम है? तो गांधी जी के आश्रम का नाम था
साबरमती आश्रम। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोना शब्द क्या है? तो जैसे ही हम सोना चांदी लोहा तांबा कांसा इन सब में से किसी के बारे में सुनते हैं तो हमें सीधे स्पष्ट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? धातु हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? धातु हैं। तो जब कोई धातु शब्द होगा तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? धातुवाचक संज्ञा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सूरज का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है तो या तो इसमें से आप सूरज के पर्यायवाचियों को ढूंढ लीजिए या तो उससे अलग वाले को ढूंढ लीजिए। तो इसमें देखेंगे आप कि नीरद जो है वो सूरज का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? यह है बादल का। ये किसका पर्यायवाची है? बादल का। या फिर अगर आपको न पता हो कि ये किसका पर्यायवाची है तो आप सूरज के पर्यायवाची को ढूंढ सकते हैं। तो सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज का पहला पर्यायवाची होगा सूर्य, दूसरा होगा दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भानु, मार्तंड और अंशुमाली। अंशुमाली और भी होंगे लेकिन यहाँ पे देखिए भास्कर, प्रभाकर, भास्कर और अंशुमाली। प्रभाकर, भास्कर और अंशुमाली मिल गए तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? नीरज। तो इस तरीके से भी आप मार सकते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? गंगेय का अर्थ होता है गंगा से उत्पन्न। गंगा से उत्पन्न। तो जो गंगा से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गंगेय। तो गंगा के पुत्र कौन थे इसमें? भीष्म, कर्ण, भीम, विदुर। इनमें से कौन थे? तो इनमें से गंगा के पुत्र भीष्म थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था। हम कक्षा 3 या 4 के बुक में पढ़ते हैं हमेशा इस कहानी को। कक्षा 3 या 4 के बुक में पढ़ते हैं इस कहानी को। भक्त प्रहलाद और भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी को कि हिरण्यकश्यप कैसे अपने पुत्र को मरवाना चाहता था। ठीक, तो भक्त प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नास्तिक था, मतलब वो भगवान में भरोसा नहीं करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है महीने में 2 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका को कहते हैं। अगर महीने में कोई पत्रिका एक बार प्रकाशित होती है तो उसे क्या कहते हैं? मासिक। महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका मासिक, सप्ताह में एक बार या महीने में 4 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका साप्ताहिक, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली पत्रिका को दैनिक और महीने में 2 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका को पाक्षिक कहते हैं। तो इन चारों को समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, रट लीजिए क्योंकि यही हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके 2020 के एग्ज़ाम में पूछ ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप से सीधे जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या फिर आप दूसरे नंबर रामविलास सर से भी जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।